बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है। कल आपने चेयरमैन नैब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन ली होगी और पता नहीं कितने रिपोर्टर्स ने और सहाफ़ियों ने, एंकर्स ने उसके ऊपर अपनी अपनी राय भी दी है, ख़बर भी दी है कि बैरिया टाउन के मालिक मलिक रियाज, उनके बेटे अली रियाज और दीगर अहले खाना को गिरफ़्तार करने के लिए रेड वारंट्स इशू कर दिए गए। अब जब मैं ये वीडियो जिस वक्त आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मेरे पास अभी अनकन्फर्म खबर आई है, अनकन्फर्म्ड है अभी, कि शायद मलिक रियाज उनके बेटे को और उनके अहले खाना को दुबई के अंदर गिरफ़्तार कर लिया गया इस वक्त। और फिर उसका कुछ जो लीगल प्रोसीजर का टाइम होता है, मेरा ख्याल है कि कोर्ट में जैसे पेश किया जाता है, जैसे तीफी भट्ट को पेश किया गया था, और फिर उनसे उनकी स्टेटमेंट ली जाएगी, उसके बाद जो भी अमल होता है वो होगा। दैट इज़ इफ़ दिस इज़ ट्रू। मुझे अभी कंफर्म नहीं है कि ये खबर सही है कि या कितनी सही है, लेकिन जो मुझे कंफर्म्ड है वो ये है कि ये उनके लिए बहुत मुश्किल वक्त शुरू हो गया। बल्कि ये तो कई दिन से हम कह रहे थे, बल्कि कई महीनों से लोग कह रहे थे। अच्छा, आज मैंने सुबह एजाज सैयद साहब का भी वीलॉग देखा है, मैंने और लोगों का भी देखा है। फिर मेरी एजाज सैयद साहब से बात भी हुई, मेरी कुछ और दोस्तों से भी बात हुई, ऐसे भी दोस्तों से हुई जो मेरे और मलिक रियाज के, आप समझिए, कॉमन फ्रेंड्स हैं या जानने वाले हैं। सबसे मेरी बात हुई, यानी कई लोगों से। तो मैं इस नतीजे में पहुंचा हूं कि ये बहुत सीरियस मूव है। जो लोग समझते हैं ना कि ये वारंट इशू हो गया है कि जी ऐसे तो हो जाता है और फिर वो मलिक रियाज को कौन पकड़ेगा और वो कहाँ पाकिस्तान आएगा, उसके पास पता नहीं कितनी नेशनलिटीज़ होंगी, उसके पास सेंट किट्स का भी पासपोर्ट है, उसके पास माल्टा का भी पासपोर्ट है, और भी कोई यूरोप का पासपोर्ट होगा। हो सकता है दुबई ने उनको नेशनलिटी दे दी हो, जितनी इन्वेस्टमेंट उन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स की है वहाँ पे। उसके बाद मैं आपको बताऊँ, वो जहाँ मर्जी हों, ज़िंदगी आसान नहीं है। जब एक रियासत आपके पीछे पड़ जाती है ना, ये हुकूमत नहीं है, ये रियासत पाकिस्तान है, तो फिर आपकी जो खुशियाँ हैं वो ज़रा लंबी रेस के लिए नहीं होती, वो थोड़ी देर के लिए होती हैं। और मुझे इसमें मज़ीद कुछ चीज़ें लग रही हैं जो मुझे इस्लामाबाद में मैंने फ़ोन किया, पता किया। उन्होंने कहा ये सिर्फ मलिक रियाज और इसकी फैमिली तो नहीं है, ये तो एक 900 बिलियन के केस में उनको पकड़ रहे हैं ना, जो आप समझे $3.5 बिलियन की मनी लॉन्ड्रिंग है। और ये इत्तफाकी तौर पे, हादसाती तौर पे ये केस सामने आया जब दूसरे केसेस का प्रोब हो रहा था, जिसे बहुत ज़्यादा है। मुझे तो उनकी पूरी तफसील ना पता है, ना पता करने की ज़रूरत है। इतना मुझे पता है कि उनसे बचना, उनसे निकलना तकरीबन नामुमकिन है। इतने, और बकौल अथॉरिटीज़ के ओपन एंड शट केसेस हैं। तो बहरहाल मलिक साहब का एक कमाल तो यह है कि वो हर जगह कोई ना कोई डील ज़रूर कर लेते हैं, लेकिन इस बार ही मुझे लगता है कि वो कहीं पे क्या कहते हैं, बड़ी मुश्किल से आखिर ये शाही ज़ेर दाम आया। वो मेरा ख्याल है कि ज़ेर दाम आ चुके हैं और उसको समझने की ज़रूरत यह है कि इस्लामाबाद में इस वक्त एक खबर, ज़ेर ज़मीन खबर, ये भी मैं आपको बता दूँ, ये ओपन कॉरिडोर्स में नहीं बात कर रहे, ये खुसर फुसर कर रहे हैं, चुप चुप के बात कर रहे हैं कि एक्चुअली हमला तो आसिफ जरदारी पे है, सिंध के 2 वज़ीरों के ऊपर है, 2 जरदारी साहब के मुशीरों के ऊपर है और 2 उनके बहुत करीबी दोस्तों के ऊपर है। यानी 6-7 लोग हैं जो मलिक रियाज और उनकी फैमिली के अलावा हैं और जिनके ऊपर ये घेरा तंग हो रहा है। लोग तो इसमें शजील मेमन का भी नाम ले रहे हैं, सलीम मांडवाला का भी नाम ले रहे हैं, और रमेश कुमार का नाम ले रहे हैं, काफ़ी नाम ले रहे हैं। और सबसे बढ़कर लोग जनाब आसिफ अली जरदारी का नाम ले रहे हैं। अब जरदारी साहब के और यानी आप समझें कि रियासत पाकिस्तान के ताल्लुकात उस दिन ख़राब हो गए थे जिस दिन उन्होंने रेन वाटर कैनाल्स बनने के काम को रुकवा दिया और सिंध में जो एहतजाज वगैरह होते रहे, उनसे 1 महीने के अंदर एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान का कोई $1.5 बिलियन का नुकसान हो गया। और ऊपर से वो कैनाल्स भी नहीं बन सकी जो हमारी एग्रीकल्चर के लिए, हमारी पावर के लिए, हमारी खेत सैराब करने के लिए जो वाइटल है, जो बहुत ज़रूरी थी, लाइफलाइन है बेसिकली। और पानी इस मुल्क में है नहीं।
आपको पता है कि यहाँ पे पानी जब भी आता है और रहमत की जगह जहमत बन जाता है, सैलाब में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमें तो कनाल चाहिए थी, लेकिन नहीं बहरहाल हुआ। और अब 28वीं तरमीम आनी थी, क्योंकि जो लोग कह रहे हैं कि जी सिंध का हाल हो गया, जो कराची का हाल हो गया, कराची की सड़कों का जो हाल है, कराची में हेल्थ केयर का जो हाल है, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का हाल है, जो पानी पीने के पानी का जो हाल है, वो सारा जो है ना पिछले 15-20 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत वहाँ पे किसी को ब्लेम भी नहीं दे सकते हम, तो उसके ज़िम्मेदार हैं ये। और अगर आप देखें तो पिछले 15 साल में जायज़ तौर पे ये कहा जा सकता है कि अगर कोई सूबा पीछे गया है, यानी एक तो है ना कि जहाँ पे काम ही नहीं हुआ, वो तो एक डिफरेंट कहानी है, और एक वो है जो जनरली बहुत ज़्यादा पीछे गया, तो वो सिंध का सूबा है, क्योंकि वहाँ पे पीपल्स पार्टी जिंदा है। अब पीपल्स पार्टी सब कुछ कर रही है, लेकिन पीपल्स पार्टी को इन चीज़ों की परवाह नहीं है, वो अपने कामों पे लगी रहती हैं। बट हैविंग सेड दैट कि अगर 28वीं तरमीम होती है तो वो बेसिकली उसकी मेन रूह है 18वीं तरमीम को उसको रिविज़िट करना, ताकि सूबों के इख्तियारात कम किए जाएँ, उनके पर महकमे कम किए जाएँ, उनकी रेवेन्यू स्ट्रीम्स जो हैं उनमें से कुछ ना कुछ वफाक को दी जाए। वरना अभी इस वक्त हमारे वफाक का सिर्फ एक काम है 18वीं तरमीम के बाद कि बाहर से भीख मांगो, सूबों के अंदर बांट दो और ख़ुद IMF की और दूसरों की किस्तें उतारने की कोशिश करते रहो, और उसमें वो टैक्स मार मार के आपको हमें जो है वैसी बेमौत हमें मार रही हैं। बल्कि जब प्राइम मिनिस्टर हाउस ये उससे बयान आए ना कि वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि हमें पेट पे पत्थर बांधना होगा या हमें कुर्बानी देनी होगी या मुश्किल वक्त आ रहा है, तो लोगों के तोते उड़ जाते हैं कि अब ये कौन सी नई हमारे ऊपर जुल्म करने लगे हैं। मोहसिन नकवी साहब गए कराची, उन्होंने जाके 2 बिजनेसमैनों के मतलब जो कुछ कहा वो रजिस्टर हो गया। उन्होंने कहा कि ये 2 बिजनेसमैन है, पता नहीं कितने बिलियन की इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है, और मैं इनको पकड़ लूँ सिर्फ तो ये इतनी रिकवरी हो जाएगी। अब मोहसिन नकवी साहब के बारे में तो ख्याल है ना कि वो आसिफ जरदारी साहब की चॉइस थे, और जब वो चीफ मिनिस्टर पंजाब बने हैं, शायद वो औरों की भी चॉइस हो, लेकिन ये तो एक आम तासुर तो हमारे इर्द गिर्द यही पाया जाता है कि मोहसिन नकवी जो हैं वो आसिफ अली जरदारी साहब की सिफारिश पे चीफ मिनिस्टर पंजाब बने थे। फिर चीफ मिनिस्टर पंजाब के बाद उनको मौका मिल गया अरबाब इख्तियार के और करीब होने के लिए, तो फिर उसमें वो होम मिनिस्टर भी बन गए, उसमें वो सेनेटर भी बन गए, उसमें वो चेयरमैन PCB भी बन गए, उसमें शायद वो चेयरमैन CDA भी बन गए। और राना सनाउल्लाह ने तो यहाँ तक कह दिया कि मोहसिन नकवी की मेहरबानी है कि वो वज़ीर आज़म नहीं बने। तो अब क्या होगा? एक बात तो तयशुदा है कि मलिक रियाज को तो आना है, अनलेस अनटिल पहले कोई डील होती है, क्योंकि डील करने के लिए तो इस वक्त बहुत लोग कूद रहे होंगे बीच में, हाथी के पाँव में सबका पाँव, पता नहीं कितने लोग जो है इससे रौंदे जाएंगे, रगड़े जाएंगे। तो अभी भी लोग कोशिश करेंगे लेफ़्ट राइट एंड सेंटर के, यहाँ तक नौबत ही ना पहुँचे कि मलिक रियाज और उनके ख़ानदान को पाकिस्तान वापस आने दिया जाए। लोगों का ख्याल उनके पास कई शहरियतें होंगी। मैंने मुजम्मिल सोहरवर्दी को सुना, वो कहते हैं उनके पास माल्टा का पासपोर्ट है। वैसे जो मुझे पहले पता चला कि उन्होंने सेंट किट्स का लिया हुआ है, हो सकता है उनको दुबई ने भी दे दिया हो कि भाई तुमने $3.5-4 बिलियन लगाया है यहाँ पे, तो तुम ये लो हमारा पासपोर्ट। दुबई सोचता तो पैसों से ही है, तो उसका फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इंटरपोल में अब ये निकल चुका है। और पाकिस्तान ने ना सिर्फ एक दरख्वास्त दी, पाकिस्तान ने पूरा जो पेपर वर्क है अरेस्ट करने के लिए वो सारा कुछ कंप्लीट करके इंटरपोल को भेजा और उसको एक्टिव कर दिया। तो जिस वक्त तो दुबई एयरपोर्ट इमिग्रेशन काउंटर से भाई साहब आगे जाते हैं तो वो इंटरपोल पकड़ लेगी, जिस वक्त तो माल्टा एयरपोर्ट में इमिग्रेशन काउंटर पे आते हैं इंटरपोल पकड़ लेगी, जिस वक्त तो सेंट किट्स में अगर वो वहाँ पे लैंड करने लगते हैं तो उसके बाद इंटरपोल पकड़ लेगी। ये हाल है, यानी अब उनकी एयरपोर्ट के अंदर तो जा सकते हैं, बाहर निकलने की गारंटी नहीं है, वापस आने की गारंटी नहीं है। तो ये कोई आसान काम नहीं है। आई एम श्योर ही इज हैविंग अ स्लीपलेस नाइट
और ज़्यादा जो है आप वो भी दिन याद करें कि थोड़े दिन पहले उनके भाई जो थे वो जा रहे थे दुबई, उन्हीं की इनविटेशन पे कि आ जाओ अब यहाँ पे आ जाओ, तो जहाज़ के अंदर से उनको उतारा गया था। गालिबन एमिरेट्स थी उनकी फ़्लाइट, तो जहाज़ के अंदर जहाज़ को खड़ा करके टेक ऑफ नहीं करने दिया और उनको उतार लिया गया और उनको दोबारा इजाज़त नहीं मिली जाने की। तभी समझ आ जाना चाहिए था मलिक साहब को कि मूड किस तरफ चल रहा है, हवा किस रुख पे है। तो इंसान अपने आप को कुछ बदलता है या कोई अप्रोच कुछ बदलता है या चेंज करता है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। बहरहाल अब सूरत हाल ये है कि मलिक रियाज को तो गालिबन अरेस्ट कर लेंगे और मुझे लगता है कि उनको पाकिस्तान भी ले आएंगे, तमाम अहले खाना के साथ ले आएंगे और फिर जोड़ तोड़ शुरू होंगे। अगर तो मलिक रियाज को बचाने के लिए, क्योंकि वो बड़ी आप समझें कि सीक्रेट्स के रखवाले, तो अगर तो उन्होंने को तावन ना किया जिस तरह का लोग समझते हैं, तो फिर तो वो तो गए और उनके असासे भी गए, जायदादें भी गई और फैमिली भी भुगते की। लेकिन अगर उन्होंने तावन कर लिया और उनके दोस्तों ने भी उनसे तावन कर लिया, तो क्या हम इस केस का फैसला होने से पहले 28वीं तरमीम पास होते देख लेंगे? मानो जो इन लेटर एंड स्पिरिट है वो 28वीं तरमीम बिल्कुल उस तरह से, ये भी एक लाइकलीहुड है, एक अनलाइकली बात तो नहीं है। और मेरी और एजाज सैयद साहब की जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तान नहीं आ सकते। एजाज सैयद साहब का ये कहना है कि वो इसलिए नहीं आ सकते कि दुबई गवर्नमेंट तो चलती मनी लॉन्ड्रिंग पे है, उनको क्या पैसा कहाँ से आया? वो कहते हैं पैसा आया तो है ना दुबई में, तो वो इनको हैंड ओवर ही नहीं करेंगे जो मर्जी हो जाए। तो मैं उनको कह रहा था कि ये केस डिफरेंट है और ये पाकिस्तान ने अपना इसको ज़ाती मसला बना लिया, रियासत पाकिस्तान ने, तो इसको किसी हतमी अब जगह पे ले जाकर उन्होंने बिठाना है। अब उससे उन्होंने को काम लेना है, उसके ज़रिए को काम लेना है, उसकी शक्ल दिखा के काम लेना है या उसको सबक देना है उसकी हरकतों का, ये तो वही जानते हैं जो उन्होंने करना है, जो इस स्कीम के आर्किटेक्ट और प्लानर्स हैं। मुझे तो नहीं पता, लेकिन मुझे जो बात पता है वो ये है कि आने वाले दिनों में आप बड़ी बड़ी खबरें सुनेंगे मलिक रियाज और उनकी फैमिली के और अहले खाना के मुतल्लिक, काफ़ी बड़ी बड़ी बातें। कुछ तो मुझे पता है, लेकिन फिर कभी शेयर करूंगा आपसे। आज एक वाकया मैं चलते चलते को बताऊँ, एजाज सैयद को मैं शेयर कर रहा था तो उन्होंने मुझे कहा यार आपने अभी तक टीवी पे क्यों नहीं बताया ये? तो मैं प्रेसिडेंट हाउस में गया, पहला टेन्योर था जरदारी साहब का, जरदारी साहब बैठ कर डॉन टीवी देख रहे थे, वो डॉन इंग्लिश में होता था, डॉन इंग्लिश देखते थे वो सब, तो और वो टोटल अंग्रेज़ी बोलते हैं अपने हर बंदे से। आप पंजाबी, पश्तो, जिस मर्जी चीज़ में आप बात करें, सवाल करें, वो जवाब अंग्रेज़ी में देते हैं अनलेस एंड अनटिल आप सिंधी में करें। तो टिकर्स चल रहे थे, कैरी लूगर बिल रिजेक्टेड, ISPR ने एक स्टेटमेंट दी हुई थी उस वक्त, हम नहीं एक्सेप्ट करते इसको ISPR बिल को, कैरी लूगर बिल को। तो मैंने पूछा उनको, मैंने कहा मिस्टर प्रेसिडेंट आई मीन व्हाट अबाउट दिस स्टेटमेंट? तो उनका आई मीन इट्स नॉट माई प्रॉब्लम, whoever has given the statement is going to go and deal with it and face the consequences। खत्म होगी बात। इतनी देर में मलिक साहब अंदर वहाँ पे आए। तो मैं आपको मैं छोटा करके बता रहा हूँ, मलिक रियाज ने कहा उनको कि देखे, उस वक्त बिलावल बड़े यंग थे, मैंने कहा देखो बिलावल पुत्र बार बार फ़ोन कर रहा है, बड़ा जोर डाला। मैं कहा नहीं मैं पहले प्रेसिडेंट नाल गल करांगा। उनका की गल कर रहे हैं? और पूरी देर में जरदारी साहब देख नहीं रहे हैं इधर मलिक साहब की तरफ, यूँ सामने टीवी देख रहे हैं, डॉन टीवी, और मैं इधर बैठा हूँ और मैं भी देख रहा हूँ बड़े गौर से, ये दो लोगों का आपस में ढक रहा। तो मलिक साहब ने कहा भाई वो बिलावल का फोन आया, पुत्र था, बिलावल पुत्र था, वो बार बार कह रहे 50 करोड़ रुपया दे दो पार्टी फंड वास्ते। तो मैं कह यार है कुछ छोटी रकम है, मैं पूछना सदर साहब नू। तो आसिफ अली जरदारी साहब ने पहली बार ही देखा उनकी तरफ और कहते हैं कि भाई ये चाचा भतीजे का मसला है, मुझे ना बुलाओ बीच में। यानी जो अब आपने इसका मतलब समझना आप समझ ले, लेकिन मैंने इससे ज़्यादा तारीखी जुमला जो है या कम बैक लाइन जो है
वो आज तक कभी ना एक्सपीरियंस की है ना किसी और के हवाले से सुनी है। आप भी इंजॉय कर लें इसको, इतने साल से एक अमानत थी मेरे। बाकी जहाँ पे यादें उनमें से ये भी एक याद अमानत थी, आज आपके साथ शेयर कर ली। लेकिन आने वाले दिन कुछ लोगों के लिए बड़े सख्त हैं, तैयारी का असलें, आपको बड़ी बड़ी खबरें अभी मिलने वाली हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। अल्लाह हाफिज़।